नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कारोबारियों पर मेहरबान, केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य वेतन भुगतान के आदेश को लिया वापस। ट्रेड यूनियन ने जताया ऐतराज। 29 मार्च को जारी किया था कंपनियों को आदेश। कांग्रेस ने सरकार के राहत पैकेज पर उठाए सवाल। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा, रेटिंग एजेंसियों बैंकों ने भी पैकेज को नकारा। दोबारा संशोधित आर्थिक पैकेज लाने की मांग। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव माना। 1000 बस चलाने की दी अनुमति। बसों का मांगा ब्यौरा। प्रियंका ने दिया योगी को धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी की गाइडलाइंस। मेट्रो, सिनेमा घर पर रहेगी पाबंदी। शर्तों के साथ कैब, बसें, ई रिक्शा को इजाजत। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए तारीखों का किया ऐलान। एग्जाम में करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मास्क पहनना होगा अनिवार्य। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मेहनतकशों को सरकार ने झटका दिया है, जबकि कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को दिए अनिवार्य वेतन भुगतान का आदेश वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले की ट्रेड यूनियन ने आलोचना की है, जबकि कंपनी के मालिकों ने फैसले का स्वागत किया है। कंपनियों का कहना है कि ये बहुत ही जरूरी था। दरअसल गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें 29 मार्च के अनिवार्य वेतन भुगतान के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। लॉकडाउन लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 29 मार्च को यह आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश को कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि कंपनियां नकदी की कमी से जूझ रही हैं, ऐसे में कैसे सैलरी दे सकती हैं। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। हमारे साथ ट्रेड यूनियन नेता अशोक राव जुड़ गए हैं। अशोक जी, तो यहाँ पर कारोबारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान होती नजर आ रही है, जबकि मेहनतकशों को एक और झटका मिला है। क्या कुछ कहना है आपको इसके लेकर? देखिए, इंसान की जब कोई कदर नहीं होती तो क्या कर सकता है। ये आप किसी को आप अपने पास मुलाजमत में रखते हो, कोई कठिनाई आती है, अगर आप वो कठिनाई शेयर नहीं कर सकते तो कल को अगर वो आपके पास काम भी करेगा तो प्रोडक्टिविटी कहाँ होगा। ये कहते हैं हम विदेश से निवेश बढ़ाएंगे। निवेश क्या होगा अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है? तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इतना इकोनॉमिक्स इनको नहीं पता। कॉस्ट ऑफ लेबर इज व्हाट वेज इनटू प्रोडक्टिविटी। तो जो इंसान मोटिवेटेड नहीं है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी, इसका कोई ये सोचते नहीं है। दूसरी बात, ये क्या बिजली बोर्ड को फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रहे हैं? चाहे कंजम्पशन नहीं भी ले रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। सामान के लिए और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए आप देने को तैयार हो। और तीसरी बात, अगर आप उसको पूरी सैलरी भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसका फिक्स्ड कॉस्ट तो दीजिए। उसका घर का किराया, बिजली पानी का क्या, वो सड़क पे पहुंच जाएगा। आदमी क्या करेगा? आज हम देख रहे हैं इस देश में कि ये इंसान को जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है। एक जानवर को भी कोई 800 किलोमीटर नहीं लेके जाएगा। अगर कोई भेड़ बकरी खरीदे या गाय को खरीदे, वो भी उसको जो है ट्रक वक्त में लेके जाएगा, 800 किलोमीटर नहीं ले जाएगा पैदल। इस देश में एक इंसान को एक जानवर के इक्वल भी नहीं समझते, वो देश में क्या तरक्की होगी। जी अशोक जी, इस पूरे मामले में कंपनियों का कहना है कि वो नकदी की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो पूरी सैलरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यही बात तो जो मेहनतकश हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसके ऊपर भी लागू होती है। प्रॉब्लम है ना, सारे दुनिया में कंपनियां बंद हुई हैं, खाली इंडिया में नहीं। तो सारे दुनिया में क्या किया जा रहा है? बाकी मुल्कों में एक सेफ्टी नेट तो है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट वेज भी दिया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों करोड़ों रुपए कलेक्ट किया पीएम केयर में। किस लिए कलेक्ट किया है जी? ये किस लिए किया है? अगर आज नहीं खर्चा करेंगे कब करेंगे जी? अगर आप एक सेफ्टी नेट नहीं क्रिएट करते, अब ये सारे माइग्रेंट चले गए, कल वापस नहीं आएंगे, तो आपका इंडस्ट्री कैसे चलेगा जी? तो सरकार को यहाँ पर जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उसका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ सीपीआई नेता अमरजीत कौर जी भी जुड़ गई हैं। अमरजीत जी, सरकार ने अनिवार्य वेतन भुगतान के आदेश को वापस ले लिया है। क्या सरकार पूर्ण रूप से मजदूर विरोधी हो चुकी है?
ये सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी थी, नंबर 1। नंबर 2, ये सरकार विश्वास योग्य नहीं है। नंबर 3, ये सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों की मित्र है, उनके लिए काम करती है। नंबर 4, इस सरकार की आदत है यू टर्न लेने की, खास करके मिस्टर नरेंद्र मोदी की। हमने देखा पीएम बनने से पहले जब वो सीएम थे तो क्या हर इशू के ऊपर उनका ओपिनियन था, और पीएम बनने पे उनका ओपिनियन कैसे यू टर्न हुआ हर चीज पे, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे और बहुत से मामले थे, चाहे एफडीआई था। इसके अलावा हम अच्छे से जानते हैं कि वो कुछ चीज फेंकते हैं, वायदा करते हैं और उसके बाद खुद ही बोलते हैं जब पूछा जाए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो उनके जो मित्र हैं अमित शाह वो कह दिया करते हैं कि वो चुनावों का जुमला था, वो हमसे क्यों पूछते हो। तो अब ये कोविड-19 का जुमला बन जाएगा। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, लेबर मिनिस्टर को लिखा कि तुम्हारी खुद की जो एडवाइजरी है वो फॉलो नहीं हो रही है, और मजदूर को अगर वेतन नहीं दोगे तो वो अपने घरों में जाएगा, ये हालात खराब हो जाएंगे। तो आप उनको उनसे वेतन दिलाइए। अगर आप वेतन नहीं दिला सकते, जो छोटी यूनिट्स हैं उनके बदले में सरकार वेतन दे, तो आपकी ये क्यों नहीं लागू हो रही, ये बात उनको बार बार कहेगी। इसलिए हमने कहा था कि गवर्नमेंट को अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने की कम से कम सरकार को पेमेंट करनी चाहिए स्मॉल सेक्टर के मजदूर की, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया और आखिरी दिन का कल अपना पेश करके वो चली गई। तो जो सबने मांग की थी कि 80-85 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जरूरत है इस बात की कि सरकार पर फैमिली 7,500 ट्रांसफर करे, वो भी नहीं किया। ये कहा गया कि इन मजदूरों की कम से कम अमर जी, तो फिलहाल जो फैसले सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है मजदूर विरोधी है, क्योंकि मजदूर इस वक्त परेशान है, जो वर्किंग क्लास से परेशान है, लेकिन जो फैसले हैं वो केवल जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके हित में ही नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वही लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में मजदूर फंसे हैं। सरकार उन्हें घर पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे सरकार का झूठ सामने आ रहा है। कई मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल घर की ओर जा रहे हैं, तो कहीं मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये गरीब हैं। दिल्ली यूपी सीमा पर तो हजारों की संख्या में मजदूरों को रोक दिया गया है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते एक और मजदूरों के पेट पर लात पड़ी है, तो दूसरी ओर पीठ पर लाठियां भांजी जा रही है। मजदूरों पर दोहरी मार का किस्सा अहमदाबाद से आया है। यहां घर जाने की मांग कर रहे मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, तो पुलिस ने एक एक मजदूर को पकड़कर लाठियों से पीटा। बड़ी संख्या में पुलिस ने मजदूरों को हिरासत में भी लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। यहां से कुछ श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों और बिहार के लिए रवाना होनी थी। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए उन्हें रोका गया था, लेकिन मौके पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और एडीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। हालांकि मजदूरों के वेरिफिकेशन के बाद यहां से ट्रेनों को रवाना कर दिया गया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक गाजियाबाद से कुल 6 ट्रेनें भेजी गई हैं, जो बिहार, गोरखपुर, वाराणसी, बनारस, आजमगढ़ गई हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से भी आ गए थे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है और कोई मदद दे तो उससे इनकार है। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भेजने में सरकार के दावों की पोल खुल गई है। It's a complete mismanagement. When they announced a lockdown with about 3.5-4 hours notice,
they obviously completely forgot about the migrant worker who, after a few days at least, will want to go back home. They thought he will stay back in the city or town and continue to suffer and continue to starve. A complete mismanagement, misjudgment, monumental error. प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा धरने पर बैठे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी धरने में शामिल हैं। यशवंत सिन्हा की मांग है कि पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार उनके घर तक पहुंचाए। यशवंत सिन्हा का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को सेना और पुलिस की गाड़ियों से उनके घर तक छोड़ा जाए। हम लोग आज एक ही मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ पर धरने पर, और वो ये है कि भारत सरकार तत्काल भारत की सेना को, भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये आदेश दे कि वो अपने संसाधन और जितने सिविलियन संसाधन जैसे सिविलियन बसेज वगैरह हैं उसका इंतज़ाम करके वो सारे मजदूरों को सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ उनके घर तक पहुँचाए। उधर प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पेशकश को योगी सरकार ने मंजूर कर लिया है। प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए 1000 बस चलाने की इजाजत मांगी थी, जिसे योगी सरकार में स्वीकार कर लिया है। योगी सरकार ने इस मामले में बसों के नंबर और ड्राइवर की लिस्ट मांगी है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को खत लिखकर बताया है कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के संबंध में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि 16 मई को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पलायन कर रहे मजदूरों के लिए सरकार की ओर से घर पहुंचाने की कोई खास व्यवस्था नहीं हो सकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर से 500 बसों को चलाना चाहती है। इन बसों का पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। ऐसे में कांग्रेस बसों के परिचालन के लिए सरकार की अनुमति चाहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारों ने भी चौथे चरण के लिए नियम जारी कर दिए हैं। देश के अधिकतर राज्यों ने लॉकडाउन में ढील दी है। दरअसल इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्यों को दिया है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया गया। अब लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ना है। हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से काम लिया जाए। वहीं सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि बार्बर शॉप, स्पा और सैलून अभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद है। बहुत ज़रूरी काम होगा या कोई इमरजेंसी हो तभी निकल सकते हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी को अनुमति होगी, लेकिन एक कार में एक बार में केवल 2 यात्री ही चल सकते हैं। वहीं पूल सिस्टम पूरी तरह से बंद रहेगा।
दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 4 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि निजी कार्यालय चाहे वो मॉल्स में ही क्यों ना हो 50% कर्मचारियों के साथ एक दिन छोड़कर खोले जा सकते हैं। सैलून खोलने का आदेश भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से अधिक लोगों पर एक ही उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। साथ ही राज्य में खेलों के आयोजन की भी अनुमति होगी, लेकिन वहां दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में होटल खोले जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी दुकानें 21 मई से खुलेंगी और फेरी वालों का बाजार 27 मई से हर वैकल्पिक दिन में खुलेगा। राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। राजस्थान में अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजस्थान सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। रेड जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में बस और टैक्सी चलाने की इजाजत भी दी गई। हालांकि छूट का फायदा उठाने के लिए तय शर्तों को भी मानना होगा। राजस्थान में मंगलवार से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी गई है। सूबे में सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क के ग्राहक को सामान नहीं देंगे। वहीं बस और टैक्सियों में आने जाने के लिए गृह विभाग रूट जारी करेगा। राज्य में पहले ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पोलो क्लब खुलेंगे, लेकिन वहां सिर्फ खिलाड़ी ही प्रवेश कर सकेंगे। राज्य में सभी सामाजिक आयोजन पहले की तरह बंद रहेंगे। कोचिंग, स्कूल, होटल और जिम भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये कर्फ्यू वाली स्थिति रहेगी। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा। उधर कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़ी छूट देते हुए रोडवेज और प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लोगों को 31 मई तक कर्नाटक में आने की अनुमति नहीं होगी। सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन 4 में राज्य के अंदर रोडवेज और प्राइवेट बसों के संचालन की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन होगा, जबकि दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। हर रविवार को पूरे राज्य में पूरा लॉकडाउन रहेगा। होम क्वारंटीन को मजबूत बनाया जाएगा। लॉकडाउन 4 के दौरान केरल सरकार ने सार्वजनिक यातायात चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही यात्रियों के कम होने के मद्देनजर किराए बढ़ाए जाएंगे ताकि घाटे की भरपाई हो सके। केरल के परिवहन मंत्री के मुताबिक शुरुआत में जिले के भीतर ही सार्वजनिक यातायात की इजाजत होगी और इसमें भी संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्र से बचा जाएगा। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी मौजूदा दिशा निर्देश के अनुसार हम स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद ही अंतर जिला या अंतर राज्य सेवाएं बहाल होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि केरल अंतर राज्य बस सेवाओं की अपेक्षा ट्रेन सेवा को ज्यादा बेहतर मानता है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से राज्य में 24 मार्च से सार्वजनिक यातायात पूरी तरह से बंद है। पंजाब में 55 दिन बाद कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। अब 31 मई तक सिर्फ लॉकडाउन चलेगा। इस दौरान पंजाब सरकार ने कई रियायतें भी दी है। सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। 4 पहिया गाड़ियों और कैब में ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत होगी। वहीं रिक्शा और ऑटो रिक्शा के लिए चालक के साथ 2 यात्रियों को लेकर जाने की इजाजत दी गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी की इजाजत दी गई है। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों में दुकान खोलने की इजाजत दी गई है।
उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी टिप्पणी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मनरेगा की दूरदर्शिता समझने और इसे बढ़ावा देने के लिए वो प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने संसद में दिए प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने भाषण के एक अंश का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई मनरेगा योजना के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट को मंजूर किया है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के भाषण के वीडियो का जो अंश शेयर किया है उसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सरकार से इस राहत पैकेज पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने इस राहत पैकेज को लेकर आंकड़ों का खेल किया है। कांग्रेस का कहना है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरी तरह गरीब, किसान, मजदूर, प्रवासी और मध्य वर्ग और लघु उद्योग से जुड़े लोगों को निराशा हुई है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अधिकतर विश्लेषकों, रेटिंग एजेंसियों और बैंकों ने इस राहत पैकेज को 0.8% से 1.5% के बीच रखा है। इनका मानना है कि इस पैकेज को अपर्याप्त माना जाना चाहिए और सरकार को संशोधित और व्यापक पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। This package is to be rejected as inadequate. Government must come up with a revised and comprehensive stimulus package where the real additional expenditure, I underline those three words, real additional expenditure is not less than 10 lakh crore rupees. They already have a budget for 30 lakh crore. They must spend another 10 lakh crore at the minimum. So the total expenditure in the country must be in the region of 40 lakh crore rupees. Only then it will be a stimulus. Only then money will reach the hands of the poor. All this is complete eyewash. Nothing will go to the poor. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह ने विजयन से केरल में फंसे मध्य प्रदेश के 195 मजदूरों को वापस भेजने में मदद की अपील की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के लिए बाकी बचे पेपरों के परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई को होम साइंस, 2 जुलाई को हिंदी, 3 जुलाई को भौतिकी जो कि केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होगा, 4 जुलाई को अकाउंटेंसी, ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही होगा, वहीं
6 जुलाई को रसायन और 7 जुलाई को कंप्यूटर, वहीं 8 जुलाई को अंग्रेजी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है, 9 जुलाई को बिजनेस स्टडी, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी और 11 जुलाई को भूगोल, 13 जुलाई को समाज शास्त्र, 14 जुलाई को राजनीति शास्त्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए, 15 जुलाई को गणित और अर्थशास्त्र और भूगोल जीव विज्ञान की परीक्षाएं होंगी। पूरे देश में नहीं, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के कारण 10वीं की परीक्षा कुछ सेंटर्स पर नहीं हो पाई थी। ऐसे में सिर्फ उन छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा होगी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं के छात्रों को अभी इन 6 विषयों हिंदी कोर ए, हिंदी कोर बी, इंग्लिश कॉमन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस की परीक्षा देनी होगी। वहीं 1 जुलाई को सोशल साइंस, 2 जुलाई को विज्ञान, 10 जुलाई को हिंदी और 15 जुलाई को अंग्रेजी का पेपर होगा। छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर घर से लाना अनिवार्य होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1068 अंकों के नुकसान के साथ 30,028 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 313 अंकों की गिरावट के साथ 8,823 पर बंद हुआ। एक वक्त तो बीएसई सेंसेक्स 30,000 के नीचे भी आ गया था। सेंसेक्स गिरकर 29,968 के न्यूनतम स्तर पर भी आ गया था। हालांकि बाद में कुछ सुधार हुआ। सबसे अधिक नुकसान बैंकिंग सेक्टर के शेयरों को हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।